जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बायोलॉजी की क्लास पढ़ेंगे। बायोलॉजी की सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में। तो कोशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी के बारे में आज हम लोग समझ लेंगे। और ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये क्लास लंबी होने वाली है, तो आप वीडियो के साथ पूरा बने रहिए चित्र के माध्यम से। और जितने भी फैक्ट पूछे गए हैं, जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं सभी को हमने अटैच किया है, तो आप वीडियो को पूरा बने रहिए और देखिए, आपको सब समझ में आएगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं सेल। सेल किसे कहते हैं? जीवों की सबसे छोटी और छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि जीवों की मतलब जो जीव जंतु हैं उनकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है ना? जीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, न कि सबसे छोटा अंग बल्कि सबसे छोटी इकाई। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सेल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सेल के अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं भाई? साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है ना? ये हमारा सेल आपको दिखाई दे रहा है, इसी में सारा कुछ आपको दिखाई देगा। राइबोसोम, लाइसोसोम, मेम्ब्रेन, उसके बाद यहाँ पे आपको केंद्रक दिखाई देगा, इसमें में डीएनए हो गया, इसमें सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, आपको हम दिखाते हैं चित्र के माध्यम से। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क को काटकर, मतलब एक पेड़ था उसको, जो सूखा हुआ पेड़ था उसको काटा और उसमें अनेक चेम्बर दिखाई दिए। जब उन्होंने देखा तो उसमें अनेक चेम्बर क्या हुए? दिखाई दिए। उसी चेम्बर को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। उसी चेम्बर को कोशिका कहते हैं। और उन्होंने, जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने किसकी खोज की थी? निर्जीव कोशिका पर अध्ययन किया था। किस पे? निर्जीव कोशिका पर अध्ययन किया था। मतलब सबसे पहले उन्होंने मरी हुई कोशिका को क्या किया? देखा। चलिए आइए समझ लेते हैं कोशिका किसे कहते हैं, वो कैसे थे। ये देख रहे हैं आपको, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये चेम्बर नुमा आपको दिख रहा है। यही जो चेम्बर नुमा है इसी को हम लोग कहते हैं क्या? कोशिका। इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका। ठीक है ना? आगे चलिए समझते हैं। तो अब अगर पूछा जाएगा कि आपको निर्जीव कोशिका को अध्ययन किसने किया, तो आप क्या बताएंगे? आप आराम से बता देंगे रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। और हम लोग ये भी बता देंगे कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आगे। एंटियोन्यून एंटियोन्यून लिवनहॉक, यहाँ पे दिखा है एबी लिवनहॉक को फादर ऑफ क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी क्यों कहा जाता है? चलिए समझ लेंगे। क्योंकि इन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया का खोज किया था। इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया का खोज किया था। चलिए यहाँ पे देख लेंगे। सबसे छोटी कोशिका किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा में होती है। किसमें? माइकोप्लाज्मा में। ठीक है ना? याद रखेंगे, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में होती है और सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। किसमें? शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। मतलब सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में। कोशिका का आकार किसमें मापा जाता है? माइक्रोमीटर में मापा जाता है। किसमें? माइक्रोमीटर में। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रो कोशिका न्यूरॉन है तथा मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो आपको याद होना चाहिए कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन है। और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या फिर ओवम है। ठीक है ना? जो स्त्रियों का ओवम होता है उसमें क्या है? सबसे बड़ी कोशिका उसे हम लोग कहते हैं। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में, सेल थियरी के बारे में समझ लेते हैं। दो जर्मन वैज्ञानिक थे, तो स्लाइडेन और स्वान, कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी क्या है? कोशिकाओं से बने हुए हैं। प्रत्येक जीवों की उत्पत्ति कोशिकाओं से होती है। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है और वह कार्य को नियंत्रित करते हैं। ये पर जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए नोट में आपको देखेंगे तो कुछ जीव कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं। कुछ ही जीव ऐसे हैं जो कि नहीं करते हैं। जैसे में क्या है? वायरस आपके हो गए, उसके बाद कौन से हैं? वायरॉड हो गए, या फिर प्रियन हो गए, या फिर आरबीसी, या फिर रुधिर, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है ना? ये सभी क्या करती हैं?
कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करती हैं। तो वायरस सभी लोग जानते होंगे विषाणु होते हैं, जो कि क्या होते हैं, निर्जीव और सजीव के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। मतलब ये विषाणु क्या होते हैं, सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी माने जाते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, विषाणु संक्रामक परजीवी है जो स्वतंत्र अवस्था में निष्क्रिय होते हैं, जो कि स्वतंत्र अवस्था में क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं और निर्जीव में समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप वायरॉइड के बारे में अगर समझना चाहें तो वायरॉइड क्या है, वायरॉइड विषाणु के समान परंतु आकार की अपेक्षाकृत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और ये भी क्या होते हैं, पादप रोगकारी जीव होते हैं। प्रियॉन के बारे में जानेंगे तो ये भी जान लीजिए, प्रियॉन केवल क्या होते हैं, प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं तथा ये क्या करते हैं, ये भी तंत्रिका संबंधी, पादप में तंत्रिका संबंधी रोगों को क्या करते हैं, उत्पन्न करने का काम करते हैं। आरबीसी सभी लोग जानते होंगे, लाल रुधिर कणिकाएं, इनका क्या काम होता है, ये लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं, मतलब इसमें केंद्रक नहीं होता है। ये भी क्या करती हैं, कोशिका सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करते हैं, ठीक है। आप सभी के बारे में हमने बता दिया थोड़ा थोड़ा, तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलिए हम लोग समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, प्राचीन होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक क्या होते हैं, वास्तविक कोशिका होती हैं। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, जीव व पौधे होते हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, माइक्रोप्लाज्मा और नील हरित शैवाल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, जीव व पौधे पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में डीएनए क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं और एकल सूत्र को क्या करते हैं, पालन करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में डीएनए क्या होते हैं, सीढ़ी नुमा होते हैं, ठीक है ना, सीढ़ी नुमा होते हैं और ये पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। ये हमारे क्या थे, महत्वपूर्ण क्या थे, अंतर थे, ठीक है ना, महत्वपूर्ण क्या थे, अंतर थे। आगे देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है प्रोकैरियोटिक, ये है यूकैरियोटिक। इसमें देखेंगे ये आपको न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई देगा, इसमें क्या है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, मतलब कोई भी केंद्रक नहीं है, ठीक है ना। और सारी चीजें आप लोग आगे चित्र के माध्यम से हम आपको समझा देंगे और आप समझ जाएंगे। इसे कहते हैं सेल वॉल। ये हमारा जो है, इसे क्या कहते हैं, सेल वॉल, ठीक है ना। सेल वॉल क्या है, कोशिका भित्ति, जो कि आगे हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अपनी पॉइंट पे आगे। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में समझ लेते हैं। कोशिका की संरचना कैसे है। पौधों में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका तथा जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। मतलब जो पौधों में पाई जाएगी उसे पादप कोशिका, जो जंतु में पाई जाएगी उसे जंतु कोशिका कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लेंगे, सेल का स्ट्रक्चर देख लेंगे और समझ जाएंगे। ये हमारा क्या है, केंद्रक है, और ये अंदर का केंद्रक है, ये बाहरी केंद्रक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो आपको दिख रहा है ये माइक्रोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद ये क्या है, ये हमारा गाल्जिकाय है, ये हमारा क्या है, गाल्जिकाय है। उसके बाद ये हमारा जो आपको देख रहे हैं ये हमारा क्या है, कोशिका झिल्ली है या फिर सेल मेम्ब्रेन इसे हम लोग कहते हैं। ये जो आपको छोटा छोटा दिख रहा है ये राइबोसोम है। उसके बाद ये देख रहे हैं आपको, ये आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्मा दिख रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है, साइटोप्लाज्मा दिख रहा है। और उसके बाद ये आपको जो आपका ये देख रहे हैं ये आपको लाइसोसोम दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको लाइसोसोम दिख रहा है। इसी प्रकार आप सभी को देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे देख लेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इन दोनों के बारे में आप अंतर देख लेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें भी क्या है, ये केंद्रक है, यहाँ पे आप केंद्रक देख रहे हैं। और उसके बाद ये हमारा देख लेंगे, ये वाले क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है। इसी प्रकार से ये वाले आप देख लेंगे तो ये गाल्जिकाय है, देखिए इधर भी गाल्जिकाय है, इधर भी गाल्जिकाय है। इसी प्रकार से आप सभी को देख सकते हैं आराम से। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल के बारे में देखिए, हम भाग नहीं रहे हैं, ना ही मतलब किसी चीज को छोड़ रहे हैं। वो चीजें हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आगे चल के हम पॉइंट वाइज उसी चीजों का वर्णन किए हुए हैं, तो आप आगे देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा।
यह सेल्यूलोज से बना होता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। यह क्या करता है? कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। इसका प्रमुख कार्य कोशिका के भीतर और बाहर क्या करता है? पदार्थ का चयन करने का काम होता है। ठीक है ना? कौन बाहर है, कौन अंदर है, उसको क्या करेगा? चयन करने का काम करेगा। कौन से पदार्थ अंदर बाहर जाएंगे उनका क्या करता है? चयन करने का काम करता है। यह इसमें क्या होता है? गाढ़ा, ठीक है ना, इसमें गलत लिखा गया है, ये समझ लेंगे। ये क्या लिखा गया है? इसमें गाढ़ा रंगहीन जीव द्रव्य पाए जाते हैं। इसमें गाढ़ा रंगहीन जीव द्रव्य पाए जाते हैं। ये देखिए आपको क्या है? सेल वाल है या फिर कोशिका भित्ति। ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन आपको, ये आपको दिख रहा है ना, इसी को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। इसका क्या काम होता है? यह पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है सिर्फ, ठीक है ना, प्लांट सेल में ही पाया जाता है। और ये क्या होता है? इसका निश्चित आकार प्रदान करने का, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करने का काम करता है। और कौन अंदर आएगा, कौन से पदार्थ बाहर जाएंगे, उनका ये क्या करता है? चयन करता है। चलिए आगे समझ लेते हैं। आगे हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह बहुत महीन पारदर्शक होता है। थोड़ी प्रदर्शक लिखा गया है लेकिन यहाँ पे समझ लेंगे पारदर्शक होता है, ठीक है ना। मतलब इस पार से उस पार देखने का काम करने का होता है, मतलब दिख जाएगा झिल्ली इस प्रकार का समझिए। जैसे पॉलिथीन आप देखेंगे ना, तो इस पार से उस पार देखने का काम होता है, उसी प्रकार से झिल्ली कह सकते हैं हम लोग। बाहर व भीतर प्रोटीन व मध्य में क्या होता है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। बाहर भीतर क्या होता है? प्रोटीन होता है, और मध्य में क्या होता है? फास्फोलिपिड होता है। चलिए आगे हम लोग चित्र में दिखाएंगे, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए चित्र, ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है ये प्रोटीन है, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहे हैं, इसको हम लोग फास्फोलिपिड कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है फास्फोलिपिड, और ये जो हमारे हैं इस, ये सब आपको दिख रहा है, ये सब हमारा क्या है? प्रोटीन है। ये सब हमारे क्या है? प्रोटीन है। ये कोलेस्ट्रॉल है, आपको दिख रहा है कोलेस्ट्रॉल है। और उसके बाद क्या है? शुगर साइड चेन है, ये आपको दिख रहा है शुगर साइड चेन है। इसी प्रकार से मतलब ऊपर वाले जो हिस्से में है वो प्रोटीन है, जो बीच वाले हिस्से में है, अरे ऊपर और अंदर वाले जो हिस्से में है वो प्रोटीन है, बीच वाले हिस्से में फास्फोलिपिड है, ठीक है ना। ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पीली पट्टी है इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये सेल वाल है, ठीक है ना, कोशिका भित्ति हम लोग जिसे कहते हैं। और उसके बाद ये पूरा हमारा क्या है? कैप्सूल है, आप देख ही रहे हैं। ये राइबोसोम है, यहाँ पे ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है इसी को हम लोग राइबोसोम, हालांकि आगे चल के हम लोग राइबोसोम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। हमारे केंद्रक को देख लेते हैं। न्यूक्लियस किसे कहेंगे? यह पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। मतलब जो केंद्रक होता है ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके मुख्य भाग में डीएनए और आरएनए के गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र क्या होते हैं? पाए जाते हैं किसमें? केंद्रक। अब इसके बाद जितने भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, जितने भी आपको पॉइंट पढ़ाएंगे, सबसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये बहुत बार क्वेश्चन, जो केंद्रक है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। किस लिए? ये इसलिए भाई, केंद्रक क्या करता है? पदार्थ का भंडार गृह होता है, या फिर स्टोर हाउस इसे हम लोग कहते हैं। जो भी अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं? यह कोशिका के अनुवांशिक पदार्थों का क्या होते हैं? भंडार गृह या फिर स्टोर हाउस कहते हैं। और ये क्या होते हैं? प्रजनन, रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? बड़े ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे हम लोग केंद्रक को याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं केंद्रक। ये हमारा पूरा केंद्रक है, हम लोग ऑलरेडी चित्र में देखे हैं, तो आप इसमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया, ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा है? माइटोकांड्रिया, माइकोकांड्रिया नहीं, माइटोकांड्रिया। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। इसको कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर पावर हाउस कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहीं पे क्या होती है? माइटोकांड्रिया में एक कोशिका की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इधर जितने भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे सबसे क्वेश्चन आया है, पॉइंट जितने भी पढ़ाएंगे ये आपको दिख जाएंगे। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया ये आपको जो दिख रहा है
ये वाला जो दिख रहा है यही है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। आगे देखेंगे लवक के बारे में, प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, इससे भी क्वेश्चन आया है, चलिए समझ लेंगे। यह सिर्फ क्या होता है, यह सिर्फ कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सी कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में, सिर्फ पादप। यहाँ पे देखिए लिखना भूल गए हैं, ये क्या होता है, पादप। यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, यह पौधों को रंगीन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है। जहां पे भी आपको दिखेगा हरा रंगीन, वहीं पे क्या होता है, प्लास्टिड पाया जाता है, जैसे फल में, फूल में, ठीक है ना। चलिए आइए दोस्तों गालजिकाय के बारे में पढ़ लेते हैं। गालजिकाय क्या है, यह पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। इसे हम लोग डिक्टियोसोम भी कहते हैं। यह क्या काम करता है, ये भी देखिए क्वेश्चन आया है, कई बार आया है। मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग सेंटर भी कहा जाता है। इसी को हम लोग, यहीं पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनता है, और यहीं पे शिपिंग सेंटर मतलब यहीं से भेजा जाता है, ठीक है ना। ये कौन सी जगह है, चलिए आगे हम लोग दिखा दें गालजिकाय क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला भाग, इसी को हम लोग गालजिकाय कहते हैं भाई। यहाँ पे देखिए, इसी को क्या कहते हैं, गालजिकाय कहते हैं। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये गालजिकाय है हमारा। लाइसोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। यह पादप व जंतु दोनों में पाया जाता है। इसे हम लोग सुसाइड बैग भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, लाइसोसोम है, ठीक है ना। और उसके बाद ये वाला जो दिख रहा है इंडोसोम है। इसी प्रकार से मतलब ये वाला जो दिख रहा है, इसी को हम लोग सुसाइड बैग या फिर लाइसोसोम भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कोशिका में ऐसे कौन से अंग है, कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जिसे हम लोग सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, तो वो लाइसोसोम है। कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जिसे हम लोग पावर हाउस कहते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन का घर कहते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, पता होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। राइबोसोम, यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है, मतलब कोशिकाओं में सबसे छोटा अंग अगर कोई पूछा जाएगा तो ये क्या होते हैं, राइबोसोम। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, मतलब यहीं पे क्या है, प्रोटीन सबसे अधिक बनता है, ठीक है ना। प्रोटीन क्या है भाई, सबसे अधिक यहीं पे बनते हैं, किसमें, राइबोसोम पे, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया, हमने पहले ही बताया। चलिए आगे देखिए, गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में समझ लेते हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। यह क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कौन सा गुणसूत्र, यह डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। किससे, डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं फिंगरप्रिंट के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंट, यह जीव या व्यक्ति के डीएनए में अत्यधिक क्षार का क्रम निश्चित होता है, ठीक है ना, उसी को दर्शाता है। मतलब अत्यधिक क्षार का जो क्रम होगा वो निश्चित होता है। सब में देखिए डीएनए का जो फिंगरप्रिंट होता है ना, सब में अलग अलग होता है, निश्चित होता है। थोड़ा बहुत अलग आपको दिखाई देगा, सबका मैच नहीं। जैसे आप कभी आधार कार्ड से पैसे निकालने जाते हैं तो क्या दूसरे के आधार कार्ड का पैसा निकाल लेते हैं क्या, नहीं भाई, निकाल पाते हैं ना। अंगूठा अगर मिसमैच होगा तो लेगा ही नहीं, क्योंकि सबका क्या है, अलग अलग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी वजह से क्या, इसी फिंगरप्रिंट की वजह से ये निश्चित क्रम में डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। मतलब इसी वजह से क्या है, चोरवा जो होते हैं चोरी करके भागते हैं तो पता चल जाता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी ने मर्डर किया किसी पिस्तौल से या फिर चाकू से, तो हाथ जो पकड़ा रहता है ना, उस पे उसका फिंगरप्रिंट से पता लगाया जा सकता है। मतलब ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट है ना, इसी सब में उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो आप किसके संतान है, वो डीएनए से आपके पता चल जाएगा। फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट, या फिर किसी भी आपके सेल में जितने भी डीएनए, उनसे आपको पता चल जाएगा। इसका काम एक और होता है, क्या काम होता है, अनुवांशिकी का, मतलब किसके आप संतान है, या फिर अनुवांशिकी आपके वंशज कौन कौन से रहे हैं, तो उससे क्या है, डीएनए से ही पता चल जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त की जाती है। कोशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सभी को बताया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करिए। अगर आप ऐसी ही वीडियो आगे भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।